बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, के बारे में हम चैप्टर 2 में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। 1916 में मैं भारत लौट आया। मुझे बड़ौदा के महाराजा ने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका भेजा था। मैंने 1913 से 1917 तक न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। 1917 में मैं लंदन आया और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में शामिल हो गया। 1918 में मुझे अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही भारत लौटना पड़ा, क्योंकि मेरी पढ़ाई बड़ौदा स्टेट ने की थी, इसलिए मैं स्टेट की सेवा करने के लिए मजबूर था। इसलिए मेरे आने पर मैं सीधे बड़ौदा चला गया। जिन कारणों से मैंने बड़ौदा की सर्विस छोड़ी वे मेरे अभी के मकसद के लिए बिल्कुल बेमतलब हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ बड़ौदा में अपने सोशल एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं सिर्फ उन्हें ही बताऊँगा। यूरोप और अमेरिका में मेरे 5 साल रहने के बाद मेरे मन से यह बात पूरी तरह निकल गई थी कि मैं अछूत हूँ, और जब भी कोई अछूत भारत जाता है तो वह अपने और दूसरों के लिए एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरा मन एक सवाल से काफ़ी परेशान था, कहाँ जाऊँ, मुझे कौन रखेगा। मैं बहुत परेशान महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि हिंदू होटल, जिन्हें विशी कहा जाता था, वहाँ थे। वे मुझे नहीं रखेंगे। वहाँ रहने का एकमात्र तरीका नकली पहचान बताना था, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकता था कि अगर मेरी पहचान पता चल गई, जैसा कि होना ही था, तो इसके भयानक नतीजे ज़रूर होंगे। बड़ौदा में मेरे दोस्त थे जो पढ़ाई के लिए अमेरिका आए थे। अगर मैं उनके घर चला गया तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे? मैं खुद को यकीन नहीं दिला पाया। उन्हें अपने घर में एक अछूत को जगह देने में शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। मैं स्टेशन की छत के नीचे खड़ा था। कुछ देर सोचता रहा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर मेरे मन में आया कि पता करूँ कि कैंप में कोई जगह है या नहीं। तब तक सारे पैसेंजर जा चुके थे। मैं अकेला बचा था। कुछ ड्राइवर जो कोई ट्रैफिक नहीं पकड़ पाए थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को पूछा कि क्या उसे पता है कि कैंप में कोई होटल है। उसने कहा कि वहाँ एक पारसी सराय है और वे पेइंग गेस्ट रखते हैं। यह सुनकर मेरा दिल खुश हो गया कि यह पारसियों द्वारा चलाई जाने वाली सराय है। पारसी ज़ोरोस्ट्रियन धर्म को मानने वाले होते हैं। मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि मेरे साथ अछूत जैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि उनका धर्म छुआछूत को नहीं मानता। उम्मीद से भरे दिल और डर से आज़ाद मन से मैंने अपना सामान एक गाड़ी में रखा और ड्राइवर से कैंप में पारसी सराय तक ले जाने को कहा। सराय 2 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक बूढ़ा पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। वह केयर टेकर था और वहाँ आने वाले टूरिस्ट को खाना देता था। गाड़ी आ गई और पारसी केयर टेकर मुझे ऊपर ले गया। मैं ऊपर चला गया, जबकि गाड़ी वाला मेरा सामान ले आया। मैंने उसे पैसे दिए और वह चला गया। मुझे खुशी हुई कि आखिरकार मैंने रहने की जगह ढूंढने की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। मैं कपड़े उतार रहा था क्योंकि मैं आराम करना चाहता था। इस बीच केयर टेकर हाथ में एक किताब लेकर आया। मेरे आधे अधूरे कपड़ों से उसे अच्छी तरह पता चल गया था कि मेरे पास कोई सदरा
और कश्ती नहीं है, ये दो चीज़ें साबित करती हैं कि कोई पारसी है। इसलिए उसने तीखे लहजे में मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। यह न जानते हुए कि यह सराय पारसी कम्युनिटी सिर्फ पारसियों के इस्तेमाल के लिए चलाती है, मैंने उसे बताया कि मैं एक हिंदू हूँ। वह चौंक गया और मुझसे कहा कि मैं सराय में नहीं रुक सकता। मैं उसके जवाब से पूरी तरह हैरान रह गया और मेरा दिमाग ठंडा पड़ गया। सवाल फिर वही था कि कहाँ जाऊँ। खुद को संभालते हुए मैंने उससे कहा कि हिंदू होने के बावजूद मुझे वहाँ रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसने जवाब दिया, आप यहाँ सराय में रुकने वाले सभी लोगों का रजिस्टर देख सकते हैं। मैंने उसकी मुश्किल देखी। मैंने कहा कि मैं रजिस्टर में नाम डालने के लिए एक पारसी नाम रख सकता हूँ। अगर मुझे दिक्कत नहीं है तो आपको दिक्कत क्यों है? अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ मिलेगा। मैं देख सकता था कि उसका मन ठीक था। जाहिर है उसके पास बहुत समय से कोई टूरिस्ट नहीं आया था और वह थोड़े पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वह इस शर्त पर मान गया कि मैं उसे रहने खाने का 1.5 रुपया रोज़ दूं और उसके रजिस्टर में खुद को पारसी के तौर पर लिखवा लूं। वह नीचे चला गया और मैंने राहत की सांस ली। दिक्कत हल हो गई थी और मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन अफसोस, तब मुझे नहीं पता था कि यह खुशी कितनी कम समय की है। लेकिन इस सराय में अपने रहने के दुखद अंत के बारे में बताने से पहले मुझे यह बताना होगा कि मैंने उस छोटे से समय में अपना समय कैसे बिताया। पहली मंजिल पर बने सराय में एक छोटा सा बेडरूम था और उसके पास एक छोटा सा बाथरूम था जिसमें पानी का नल था। बाकी एक बड़ा हॉल था। जब मैं रुका था तो बड़ा हॉल हर तरह के कचरे, तख्तों, बेंचों, टूटी कुर्सियों वगैरह से भरा हुआ था। आसपास के माहौल के बीच मैं अकेला रहता था। केयरटेकर सुबह एक कप चाय लेकर आता था। वह लगभग 9:30 बजे मेरे नाश्ते या सुबह के खाने के साथ फिर आया। तीसरी बार वह शाम को लगभग 8:30 बजे मेरा डिनर लेकर आया। केयरटेकर तभी आता था जब वह टाल नहीं सकता था और ऐसे मौक़ों पर वह मुझसे बात करने के लिए कभी नहीं रुकता था। दिन किसी तरह से बीता। मुझे बड़ौदा के महाराजा ने अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में प्रोबेशनर के तौर पर अपॉइंट किया था। मैं सुबह करीब 10 बजे ऑफिस के लिए सराय से निकलता था और शाम को करीब 8 बजे लौटता था, ताकि जितना हो सके सराय के बाहर दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकूं। सराय में वापस आकर रात बिताने का ख्याल मेरे लिए बहुत डरावना था और मैं सराय में इसलिए लौटता था क्योंकि मेरे पास आराम करने के लिए आसमान के नीचे कोई और जगह नहीं थी। सराय के पहले फ्लोर पर इस बड़े हॉल में बात करने के लिए कोई साथी इंसान नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरा हॉल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरे को दूर करने के लिए ना तो बिजली की लाइटें थी और ना ही तेल के लैंप। केयरटेकर मेरे इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा हरिकेन लैंप लाता था। उसकी रोशनी कुछ इंच से ज़्यादा नहीं जा सकती थी। मुझे लगता था कि मैं किसी तहखाने में हूँ और मैं किसी इंसान से बात करने के लिए तरसता था, लेकिन कोई नहीं था। इंसानों का साथ ना होने पर मैं किताबों का साथ ढूंढता था और पढ़ता ही जाता था। पढ़ने में डूबा हुआ मैं अपनी अकेली हालत भूल गया, लेकिन चमगादड़ों की चहचहाट और उड़ने की आवाज़, जिन्होंने हाल को अपना घर बना लिया था, अक्सर मेरा ध्यान भटका देती थी और मुझे ठंडी कपकपी दे जाती थी, जो मुझे याद दिलाती थी कि मैं क्या भूलने की कोशिश कर रहा था, कि मैं एक अजीब जगह पर अजीब हालत में था। कई बार मुझे गुस्सा आया होगा, लेकिन मैंने अपने दुख और गुस्से को काबू में किया। मुझे ऐसा लग रहा था
कि भले ही यह एक काल कोठरी थी, लेकिन यह एक पनाह थी, और कोई पनाह न होने से तो बेहतर है कि कोई पनाह हो। मेरी हालत इतनी दिल दहला देने वाली थी कि जब मेरी बहन का बेटा बॉम्बे से मेरा बचा हुआ सामान लेकर आया, जो मैं पीछे छोड़ आया था, और जब उसने मेरी हालत देखी तो वह इतनी ज़ोर से रोने लगा कि मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा। इस हालत में मैं पारसी बनकर पारसी सराय में रहा। मुझे पता था कि मैं यह पनाह ज़्यादा दिन नहीं चला सकता, क्योंकि किसी दिन मेरा पता चल जाएगा। इसलिए मैं रहने के लिए एक सरकारी बंगला लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिनिस्टर ने मेरी रिक्वेस्ट पर उतनी जल्दी ध्यान नहीं दिया। मेरी अर्जी एक अफसर से दूसरे अफसर तक जाती रही, और इससे पहले कि मुझे आखिरी जवाब मिलता, मेरी मौत का दिन आ गया। सराय में मेरे रहने का यह 11वां दिन था। मैंने सुबह का खाना खा लिया था और तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, जब मैं कुछ किताबें उठा रहा था जो मैंने लाइब्रेरी में वापस करने के लिए रात भर उधार ली थी, तो मैंने सीढ़ियों से काफ़ी लोगों के कदमों की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि वे टूरिस्ट हैं जो रुकने आए हैं, और इसलिए मैं यह देखने के लिए बाहर देख रहा था कि ये दोस्त कौन हैं। तुरंत मैंने देखा कि 1 दर्जन गुस्से में दिखने वाले लंबे मजबूत पारसी, हर एक के हाथ में एक छड़ी थी, मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि वे मेरे साथी टूरिस्ट नहीं थे, और उन्हें तुरंत इसका सबूत दे दिया। वे मेरे कमरे के सामने लाइन में खड़े हो गए और सवालों की बौछार कर दी। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम रखने की? तुम बदमाश, तुमने पारसी सराय को गंदा कर दिया है। मैं चुप खड़ा रहा। मैं कोई जवाब नहीं दे सका। मैं नकली नाम नहीं ले सकता था। यह असल में फ्रॉड था, और फ्रॉड पकड़ा गया। और मुझे यकीन है कि अगर मैं जो खेल खेल रहा था उसमें लगा रहता, तो गुस्साए और कट्टर पारसियों की भीड़ मुझ पर हमला कर देती और शायद मुझे मार देती। मेरी नरमी और मेरी चुप्पी ने इस मुसीबत को टाल दिया। उनमें से एक ने पूछा कि मैं कब खाली करने के बारे में सोच रहा हूँ। उस समय मुझे अपना घर अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती लग रहा था। इस सवाल में छिपी धमकी बहुत गंभीर थी, इसलिए मैंने चुप्पी तोड़ी और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कम से कम 1 हफ्ते तक रहने दें, यह सोचकर कि इस बीच बंगले के लिए मिनिस्टर को दी गई मेरी एप्लीकेशन पर अच्छा फैसला हो जाएगा। लेकिन पारसी सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया, शाम को वे मुझे सराय में नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे सामान पैक करके जाना होगा। उन्होंने मुझे गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी और मुझे छोड़ दिया। मैं हैरान रह गया। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सबको कोसा और फूट फूट कर रोया। आखिर मुझसे मेरी कीमती चीज़ छीन ली गई, यानी मेरा ठिकाना। वह कैदियों की कोठरी से बेहतर नहीं था, लेकिन वह मेरे लिए बहुत कीमती था। पारसियों के जाने के बाद मैं कुछ देर तक सोचने लगा कि कोई रास्ता निकालूं। मुझे उम्मीद थी कि मुझे जल्द ही एक सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मेरी प्रॉब्लम कुछ समय के लिए थी, और मैंने सोचा कि दोस्तों के पास जाना एक अच्छा सॉल्यूशन होगा। बड़ौदा स्टेट के अछूतों में मेरा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन दूसरी क्लास में मेरे दोस्त थे। एक हिंदू था, दूसरा इंडियन क्रिश्चियन। मैं सबसे पहले अपने हिंदू दोस्त के पास गया और उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। वह एक नेक इंसान था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वह दुखी भी था और गुस्से में भी। हालांकि उसने एक बात कही। उसने कहा, अगर तुम मेरे घर आओगे तो मेरे नौकर चले जाएंगे। मैंने इशारा समझ लिया और उस पर मुझे ठहराने के लिए जोर नहीं डाला। मुझे इंडियन क्रिश्चियन दोस्त के पास जाना पसंद नहीं था। एक बार उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था और पारसी सराय में रहना पसंद किया था। मेरा कारण यह था कि उसकी आदतें मुझे पसंद नहीं थी। अब जाना मतलब बदनामी को बुलाना होता।
तो मैं अपने ऑफिस गया, लेकिन मैं रहने की जगह ढूंढने का यह मौका नहीं छोड़ सकता था। एक दोस्त से सलाह लेने के बाद मैंने उसके पास जाने और उससे पूछने का फैसला किया कि क्या वह मुझे रहने की जगह देगा। जब मैंने सवाल पूछा तो उसका जवाब था कि उसकी पत्नी अगले दिन बड़ौदा आ रही है और उसे उससे सलाह लेनी होगी। मुझे बाद में पता चला कि यह बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब था। वह और उसकी पत्नी असल में एक ऐसे परिवार से थे जो जाति से ब्राह्मण था, और हालांकि ईसाई धर्म अपनाने के बाद पति के विचार खुले विचारों वाले हो गए थे, लेकिन पत्नी अपने तौर तरीकों में कट्टर बनी रही और अपने घर में किसी अछूत को रखने के लिए राजी नहीं होती। इस तरह उम्मीद की आखिरी किरण टिमटिमाई। शाम के 4 बजे थे जब मैं अपने भारतीय ईसाई दोस्त के घर से निकला। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि कहाँ जाऊँ। मुझे सराय छोड़नी थी और मेरे पास जाने के लिए कोई दोस्त नहीं था। अब सिर्फ बॉम्बे लौटना ही एक रास्ता बचा था। बॉम्बे के लिए ट्रेन बड़ौदा से रात 9 बजे निकली। 5 घंटे बाकी थे। उन्हें कहाँ बिताऊँ? क्या मुझे सराय जाना चाहिए? क्या मुझे अपने दोस्तों के पास जाऊँ? मैं सराय में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे डर था कि पारसी आकर मुझ पर हमला कर सकते हैं। मुझे अपने दोस्त के पास जाना पसंद नहीं था। हालांकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन मुझे दया पसंद नहीं थी। मैंने शहर और कैंप के बॉर्डर पर कमाठी बाग नाम के पब्लिक गार्डन में 5 घंटे बिताने का फैसला किया। मैं वहाँ कुछ खाली दिमाग से बैठा था, कुछ इस बात के दुख से मैं कि मेरे साथ क्या हुआ था, और अपने मम्मी पापा के बारे में वैसे ही सोच रहा था जैसे बच्चे उदास हालत में सोचते हैं। रात 8 बजे मैं गार्डन से बाहर आया, सराय के लिए गाड़ी ली, अपना सामान नीचे उतारा। केयर टेकर बाहर आया, लेकिन ना तो वह और ना ही मैं एक दूसरे से एक शब्द बोल पाए। उसे लगा कि किसी तरह से उसे मुसीबत में डालने के लिए वही जिम्मेदार है। मैंने उसे उसका बिल दिया, उसने चुपचाप लिया और मैंने चुपचाप उससे विदा ली। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ौदा गया था। मैंने कई ऑफ़र छोड़ दिए थे। यह युद्ध का समय था। इंडियन एजुकेशनल सर्विस में कई जगह खाली थी। मैं लंदन में बहुत असरदार लोगों को जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी को नहीं ढूंढा। मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ सबसे पहले बड़ौदा के महाराजा को अपना सर्विस देना है, जिन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया था। और यहाँ मुझे बड़ौदा छोड़कर सिर्फ 11 दिन रुकने के बाद बॉम्बे लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सीन कि 1 दर्जन पारसी लाठियों के साथ मेरे सामने डरावने मूड में खड़े हैं और मैं उनके सामने डरी हुई नज़रों से रहम की भीख मांग रहा हूँ, एक ऐसा सीन है जो 18 साल बाद भी मिट नहीं पाया है। मैं आज भी इसे साफ साफ याद कर सकता हूँ और कभी भी आंखों में आंसू आए बिना याद नहीं करता। तब पहली बार मुझे पता चला कि जो इंसान एक हिंदू के लिए अछूत है, वह एक पारसी के लिए भी अछूत है।